परिचय। इस पाठ्यक्रम की पुस्तक 1 के पहले भाग में हमने संक्षेप में इस बारे में बात की कि आधुनिक विकास प्रथाओं में नागरिक समाज कैसे अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि नागरिक समाज का वास्तव में क्या मतलब है, यह कैसे बदल रहा है और विकास में इसकी भूमिका क्या है। नागरिक समाज हाल ही में एक बड़ी बात बन गया है, भले ही यह हमेशा बड़े सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा रहा है। समाजशास्त्री इस बात को लेकर उत्सुक रहे हैं कि नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलन कैसे जुड़ते हैं, और हम इस खंड में इसका पता लगाएंगे। सरकार और लोगों के साथ साथ नागरिक समाज को भी अब विकास में भागीदार के रूप में देखा जाता है। 1995 में विश्व विकास शिखर सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिक समाज कैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए नागरिक समाज को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखने के अलावा हम यह भी अध्ययन करेंगे कि यह हाशिए पर रहने वाले लोगों की कैसे मदद करता है। और जब हम हाशिए पर रहने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि उन्हें समाज के हाशिए पर कैसे धकेल दिया जाता है। हम इस पर भी बारीकी से नजर डालेंगे कि नागरिक समाज विकास में कैसे शामिल है। नागरिक समाज, अर्थ और आयाम। शब्द सिविल सोसाइटी एक लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है ऐसे समूह या समुदाय जो सरकार के बाहर काम करते हैं। नागरिक समाज में सभी प्रकार के संगठन शामिल हैं जो उन गतिविधियों को संभालते हैं जो सरकार नहीं संभालती। ये गतिविधियां धर्म, संस्कृति, अर्थशास्त्र और बहुत कुछ से संबंधित हो सकती हैं। यूरोप में चर्च, हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारे, मुस्लिम समुदायों में मस्जिदें, जाति समूह, परिवार संघ, व्यवसाय, खेल क्लब और सांस्कृतिक समूह जैसी चीजें सभी नागरिक समाज का हिस्सा है। सभ्य समाज का मतलब सिर्फ अच्छे काम करना नहीं है, इसके पास सरकार के विपरीत नैतिक अधिकार भी है जो ज्यादातर नियम और प्रशासन संभालती है। नागरिक समाज को नैतिक मूल्यों और संस्कृति के स्रोत के रूप में देखा जाता है जो सरकार, कानूनों और पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा होता है। नागरिक समाज और सरकार, बाजार और पूंजीवाद के बीच संबंध हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन आजकल नागरिक समाज को ज्यादातर एक ऐसी जगह के रूप में देखा जाता है जहां संस्कृति, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पनपती है, जो सरकार को नियंत्रित करने में मदद करती है, जो अनियंत्रित रहने पर हमें नुकसान पहुंचा सकती है। सामाजिक मुद्दों पर सरकारी नीतियों को आकार देने, समसामयिक विषयों पर राय साझा करने, रचनात्मक बहस को बढ़ावा देने, नए विचारों और सूचनाओं के लिए जगह प्रदान करने और नए मानक, पहचान और संस्थान बनाकर सामाजिक आंदोलन शुरू करने में नागरिक समाज की बड़ी भूमिका है। यह वह जगह है जहां सामाजिक आंदोलन संगठित होते हैं जो धर्म, श्रम, सहयोग, सेवाओं, समुदायों और युवाओं जैसे विभिन्न सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागरिक भागीदारी हमेशा से मानव समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। पुटनम के अनुसार नागरिक गतिविधियों में अधिक शामिल होने से सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है जो अधिक नागरिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। ग्रामशी के विचार में नागरिक समाज वह है जहां सरकार, लोग और बाजार परस्पर क्रिया करते हैं और जहां लोग बाजार और सरकार के प्रभुत्व के खिलाफ लड़ते हैं। नागरिक समाज की स्थिति काफी हद तक सरकार और बाजार के साथ उसके संबंधों पर निर्भर करती है। टोकेविले के लिए नागरिक समाज सरकार केंद्रित राजनीति और लोकतंत्र का एक विकल्प प्रदान करता है जो आधुनिक सामाजिक आंदोलनों और गैर सरकारी संगठनों में देखा जाता है। लेकिन उदारवादियों और नवोदारवादियों के लिए नागरिक समाज बाजार अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द घूमता है जो कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ पानी जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक गैर राजनीतिक तरीके के रूप में कार्य करता है। हाल के वर्षों में दुनिया भर में नागरिक समाज उभर रहे हैं
अक्सर सरकारों में संकट और बाजार की सफलता के कारण जब सरकारें वैधता खो देती हैं, तो यह नागरिक समाज के लिए हस्तक्षेप करने का द्वार खोल देती है। इस बात पर चल रही बहस के बावजूद कि नागरिक समाज राज्य का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उन्हें आम तौर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने और राज्य और आर्थिक शक्ति को संतुलित करने के रूप में देखा जाता है। इन्हें नागरिकों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन में भाग लेने के वैकल्पिक तरीके के रूप में देखा जाता है। उनके कार्यों को अक्सर राजनीति और अर्थशास्त्र को विभिन्न स्तरों पर बदलने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है। जहां कुछ विद्वान समाज में राज्य और बाजार दोनों की भूमिकाओं को स्वीकार करते हैं, वहीं अन्य नागरिक समाज को इन दोनों के संयोजन से कहीं अधिक मानते हैं। वे नागरिक समाज को एक संरचना और एक प्रक्रिया दोनों के रूप में देखते हैं। वैश्वीकरण और सामाजिक विकास रणनीतियों में बदलाव के साथ राज्य और नागरिक समाज की भूमिकाओं को समझने के तरीके में बदलाव आया है। अब सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करने और हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाने में मदद करने वाले नागरिक समाजों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। विकास और पहलों को क्रियान्वित करने में राज्य के साथ साथ नागरिक समाज संगठन भी तेजी से शामिल हो रहे हैं। यह इकाई लोगों और राज्य के साथ नागरिक समाज के संबंधों का पता लगाएगी। हम सामाजिक आंदोलनों से इसके संबंध की जांच करके शुरुआत करेंगे। चिंतन और कार्य 30.1 नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं? क्या किसी नागरिक समाज को राज्य के अस्तित्व से स्वतंत्र बताया जा सकता है? चिंतन और कार्य 30.1 नागरिक समाज को समझना। परिचय। नागरिक समाज एक अवधारणा है जिसने राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। इसमें विभिन्न प्रकार के संगठन, संघ और आंदोलन शामिल हैं जो राज्य और बाजार से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं, फिर भी सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और शासन संरचनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रतिबिंब में हम नागरिक समाज के अर्थ, आधुनिक लोकतंत्रों में इसके महत्व और राज्य के साथ इसके जटिल संबंधों का पता लगाएंगे। नागरिक समाज को परिभाषित करना। नागरिक समाज का तात्पर्य सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र से है जो राज्य और बाजार के क्षेत्र से परे मौजूद है। इसमें गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ, सामुदायिक समूहों, वकालत नेटवर्क, धार्मिक संस्थानों, ट्रेड यूनियनों और जमीनी स्तर के आंदोलनों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। ये संस्थाएं साझा हितों, मूल्यों या लक्ष्यों के आधार पर काम करती हैं और अक्सर राज्य और नागरिकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। राज्य से स्वतंत्रता। नागरिक समाज की परिभाषित विशेषताओं में से एक सरकारी नियंत्रण से इसकी स्वायत्तता है। राज्य संस्थानों के विपरीत, जो राजनीतिक प्राधिकरण और विनियमन के अधीन हैं, नागरिक समाज संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और अक्सर स्वैच्छिक संघ और सामूहिक कार्रवाई के सिद्धांतों द्वारा संचालित होते हैं। यह स्वायत्तता नागरिक समाज को राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने, नागरिकों के अधिकारों और हितों की वकालत करने और सरकारों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने में सक्षम बनाती है। राज्य के साथ बातचीत। हालांकि नागरिक समाज राज्य से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, लेकिन इसका अस्तित्व शून्य में नहीं होता है। वास्तव में नागरिक समाज संगठन अक्सर वकालत, नीति निर्माण और सेवा वितरण सहित विभिन्न क्षमताओं में राज्य के साथ जुड़ते हैं। लॉबिंग, सार्वजनिक अभियान और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी जैसे तंत्रों के माध्यम से नागरिक समाज के कलाकार सरकारी नीतियों को प्रभावित करना और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहते हैं। हालांकि यह अंतःक्रिया हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि नागरिक समाज भी राज्य सत्ता को चुनौती दे सकता है और उसकी गतिविधियों को सहयोजित करने या नियंत्रित करने के प्रयासों का विरोध कर सकता है। नागरिक समाज की भूमिकाएं और कार्य। नागरिक समाज समकालीन समाजों में
अनेक भूमिकाएं निभाता है। सामाजिक लामबंदी, लोकतांत्रिक शासन और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करता है। नागरिक समाज के कुछ प्रमुख कार्यों में शामिल हैं। वकालत और सार्वजनिक नीति। नागरिक समाज संगठन अक्सर विशिष्ट कारणों या हितों की वकालत करते हैं, नीति निर्माताओं की पैरवी करते हैं और कानूनों और विनियमों के विकास को प्रभावित करते हैं। चाहे वह पर्यावरण संरक्षण हो, लैंगिक समानता हो या श्रम अधिकार हो, नागरिक समाज सार्वजनिक नीति को आकार देने और सरकारों को अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेवा प्रावधान। कई संदर्भों में नागरिक समाज संगठन स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करके सार्वजनिक सेवा वितरण में अंतराल को भरते हैं। ये संगठन अक्सर जमीनी स्तर पर काम करते हैं, हाशिए पर रहने वाले समुदायों की जरूरतों को पूरा करते हैं और उन सामाजिक असमानताओं को संबोधित करते हैं जिन्हें राज्य नजरअंदाज कर सकता है। सामुदायिक भवन। नागरिक समाज नागरिकों के बीच समुदाय और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है, लोगों को साझा मूल्यों और आकांक्षाओं के आसपास एक साथ लाता है। जमीनी स्तर पर आयोजन। सामुदायिक विकास परियोजनाओं और सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से नागरिक समाज सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करता है और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देता है। वॉचडॉग का कार्य। स्वतंत्र अभिनेताओं के रूप में नागरिक समाज संगठन वॉचडॉग के रूप में कार्य करते हैं, सरकारी कार्यों की निगरानी करते हैं और भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को उजागर करते हैं। सार्वजनिक अधिकारियों और संस्थानों के आचरण की जांच करके नागरिक समाज लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करने और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करता है। संघर्ष समाधान। सामाजिक या राजनीतिक संघर्षों का सामना करने वाले समाजों में नागरिक समाज संवाद, सुलह और शांति निर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंतर्धार्मिक संवाद, मध्यस्थता और जमीनी स्तर पर शांति निर्माण प्रयासों जैसी पहलों के माध्यम से नागरिक समाज संघर्षों के समाधान और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में योगदान देता है। नागरिक समाज और राज्य एक जटिल संबंध। नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंध जटिलता और गतिशीलता की विशेषता है। जबकि नागरिक समाज राज्य से स्वतंत्र रूप से काम करता है, उसकी गतिविधियां अक्सर उस व्यापक राजनीतिक और संस्थागत संदर्भ से आकार लेती हैं जिसमें वह संचालित होता है। लोकतांत्रिक समाजों में राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिक समाज की स्वायत्तता का सम्मान और सुरक्षा करे, इसके कामकाज के लिए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित करे। हालांकि सत्तावादी शासन में नागरिक समाज को दमन, सेंसरशिप और उसकी गतिविधियों पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राज्य नियंत्रण बनाए रखना और असहमति को दबाना चाहता है। साथ ही नागरिक समाज में राज्य समाज संबंधों को प्रभावित करने और राजनीतिक विकास के पथ को आकार देने की क्षमता है। नागरिकों को संगठित करके, जागरूकता बढ़ाकर और परिवर्तन की वकालत करके नागरिक समाज राज्य पर सामाजिक अन्याय को दूर करने, लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए दबाव डाल सकता है। इस अर्थ में नागरिक समाज राजनीतिक परिवर्तन और सामाजिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, स्थापित शक्ति संरचनाओं को चुनौती देता है और शासन के अधिक समावेशी और भागीदारीपूर्ण स्वरूप को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः नागरिक समाज सामाजिक जीवन के एक जीवंत और गतिशील क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो राज्य और बाजार से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। इसके विविध प्रकार के संगठन और आंदोलन लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, राज्य की सत्ता पर नियंत्रण रखने और नागरिकों के हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि नागरिक समाज विभिन्न संदर्भों में चुनौतियों और बाधाओं का सामना करता है,
सामूहिक कार्रवाई के लिए इसका लचीलापन और क्षमता आधुनिक समाजों की रूपरेखा को आकार देने में इसकी स्थायी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती है। इस अनुभाग में हम सामाजिक आंदोलनों के बारे में बात करेंगे और वे नागरिक समाज पहल या सक्रियता से कैसे संबंधित है। सामाजिक आंदोलन विचारों, विश्वासों, मूल्यों, दृष्टिकोण, रिश्तों और समाज के बड़े हिस्सों जैसी चीजों को बदलने के लिए संगठित प्रयास है। वे इन क्षेत्रों में बदलावों को रोकने का भी प्रयास कर सकते हैं। सामाजिक आंदोलनों में ऐसे लोगों के समूहों द्वारा नियोजित और संगठित कार्य शामिल होते हैं जिनके पास विशिष्ट लक्ष्य, एक साथ काम करने के तरीके, अद्वितीय विश्वास, ज्ञात नेता और संगठन होते हैं। हालांकि 1960 के दशक के उत्तरार्ध से छात्र विरोध, पर्यावरण आंदोलन, काले लोगों के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन और संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में महिला आंदोलनों जैसे नए प्रकार के विरोध प्रदर्शनों के उदय के साथ लोगों ने सामाजिक आंदोलनों को नए तरीकों से देखा है। अब यह समझ में आ गया है कि सामाजिक आंदोलन लोगों को यह महसूस करने में मदद करते हैं कि वे एक समूह का हिस्सा हैं और नए विचारों के साथ आते हैं जो वास्तविकता को प्रतिबिंबित करते हैं। वे यह भी बदलते हैं कि लोगों के समूह एक साथ कैसे मौजूद रहते हैं। मेलुची 1996 इस बारे में बात करते हैं कि कैसे सामाजिक आंदोलन नई समूह पहचानों के आसपास बनते हैं जिन्हें लोग अपनी रक्षा के लिए चुनते हैं। आयरमैन और जेमिसन 1991 बताते हैं कि सामाजिक आंदोलन सार्वजनिक स्थान बनाते हैं जहां नए विचार आ सकते हैं और नए लोग शामिल हो सकते हैं। नए ज्ञान के सृजन और मौजूदा विचारों को चुनौती देने की यह प्रक्रिया मानव रचनात्मकता के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। सामाजिक आंदोलन सोचने के तरीके विकसित करते हैं जो बदलते हैं कि हम दुनिया को कैसे समझते हैं और समाज कैसे काम करता है। सामाजिक आंदोलनों की यह मानसिक प्रक्रिया नए विचारों को बनाने और समाज को देखने के हमारे नजरिए को बदलने की कुंजी है। आयरमैन और जेमिसन 1991 161 से 66। सामाजिक आंदोलन महिलाओं, पर्यावरणविदों, छात्रों, किसानों और श्रमिकों जैसे विभिन्न समूहों को एक साथ लाते हैं जो समान पहचान और हित साझा करते हैं। एलन स्कॉट 1990 के अनुसार एक सामाजिक आंदोलन उन लोगों द्वारा बनता है जो खुद को साझा हितों और पहचान वाले के रूप में देखते हैं। हालांकि लोग हमेशा केवल पहचान के कारणों से इन आंदोलनों में शामिल नहीं होते हैं। कभी-कभी यह राजनीतिक या भौतिक लाभ के लिए होता है। टिली 1978, मैकेडम 1982 और टैरो 1994 जैसे विद्वानों का तर्क है कि सामाजिक आंदोलन तब उठते हैं जब अधिक राजनीतिक अवसर होते हैं और राज्य चुनौतीपूर्ण समूहों के लिए अधिक खुला हो जाता है। वे इन आंदोलनों के लिए आवश्यक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सिद्धांत, जिसे संसाधन जुटाना कहा जाता है, सामाजिक आंदोलनों को तर्कसंगत कार्यों के रूप में देखता है जहां लोग भाग लेने की लागत और लाभों को तौलते हैं। यह सुझाव देता है कि सामाजिक आंदोलन या तो कुशल व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं जो संसाधन इकट्ठा करते हैं या सामाजिक तनावों और संघर्षों से उभरते हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से अमेरिका में दृश्यमान सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन करता है और उनका प्रबंधन करना है। जब हम नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलनों के बारे में बात करते हैं तो उनकी सार्वभौमिकता के बारे में बहस होती है। कुछ लोगों का तर्क है कि नागरिक समाज विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसलिए वे सार्वभौमिक नहीं हो सकते। दूसरों का मानना है कि आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, लोकतंत्रीकरण और वैश्वीकरण जैसी प्रक्रियाओं ने नागरिक समाज को सार्वभौमिक बना दिया है। मानवाधिकार, पशु अधिकार और पर्यावरण आंदोलनों जैसे वैश्विक सामाजिक आंदोलनों के साथ एक वैश्विक नागरिक समाज का प्रमाण है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी,
ICT के उदय ने वैश्विक स्तर पर नागरिक समाजों को और अधिक जोड़ दिया है। अब आइए जानें कि नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलन कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। उनके बीच समानताएं हैं और कभी-कभी नागरिक समाज की पहल को एक प्रकार के सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से उतरें, आइए इन समानताओं को समझें। सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाज दोनों में संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और विचारधारा जैसी संरचनाएं होती हैं। नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलनों की पहल सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जो लामबंदी से लेकर गहन सामूहिक कार्रवाई तक विभिन्न चरणों से गुजरती हैं। दोनों संरचनाओं और प्रक्रियाओं को अनुयायियों का समर्थन प्राप्त है, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों से संगठित होते हैं। सामान्य तौर पर सामाजिक आंदोलन और नागरिक समाज दोनों ही समाज की स्थापित व्यवस्था को बदलने की वकालत करते हैं। हालांकि कुछ नागरिक समाज या सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी काम करते हैं। उदाहरण के लिए, कई धार्मिक संगठन समाज में पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने की वकालत करते हैं। नागरिक समाज और सामाजिक आंदोलन दोनों ही समाज में एक स्थान रखते हैं, जहां वे अपनी चिंताओं और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि नागरिक समाज सक्रियता और सामाजिक आंदोलन अक्सर नैतिक अधिकार और आदर्शवाद से जुड़े होते हैं। कभी-कभी इन्हें विशिष्ट हितों की तलाश करने वाले लोगों द्वारा शुरू किया जाता है। दोनों को राज्य द्वारा प्रभावित या नियंत्रित किया जा सकता है। एक नई सामूहिक पहचान बनाना सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये पहचान विशिष्ट मुद्दों या वैचारिक विकल्पों पर आधारित हो सकती है और निरंतर लामबंदी प्रयासों के माध्यम से समय के साथ बदल सकती हैं। हालांकि समानताओं के बावजूद सामाजिक आंदोलन व्यापक हैं और नक्सली आंदोलन की तरह मौजूदा सत्ता संरचनाओं को चुनौती देकर आमूलचूल परिवर्तन का लक्ष्य रख सकते हैं। दूसरी ओर, नागरिक समाज वर्तमान व्यवस्था में क्रमिक परिवर्तन चाहता है। हालांकि नागरिक समाज की पहल अक्सर गैर राजनीतिक होती है, फिर भी वे राजनीतिक मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं और विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से राजनीतिक समाधान तलाश सकते हैं। समकालीन विकास चर्चाओं में नागरिक समाज जमीनी स्तर पर राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिंतन और क्रिया 30.2 सामाजिक आंदोलनों की चारित्रिक विशेषताओं का विश्लेषण करें। सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाजों के बीच क्या संबंध है? शीर्षक: सामाजिक आंदोलनों की विशिष्ट विशेषताओं और नागरिक समाजों के साथ उनके संबंधों को समझना। सामाजिक गतिशीलता के दायरे में सामाजिक आंदोलन परिवर्तन के महत्वपूर्ण चालकों के रूप में खड़े होते हैं, जो समाज के भीतर विभिन्न समूहों की आकांक्षाओं और शिकायतों को मूर्त रूप देते हैं। नागरिक अधिकारों की वकालत से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक, ये आंदोलन दुनिया भर में समाजों के ढांचे को नया आकार देने में सहायक रहे हैं। इस चिंतनशील विश्लेषण में हम सामाजिक आंदोलनों की विशिष्ट विशेषताओं, उनके सार, विकास और नागरिक समाजों के साथ उनके द्वारा साझा किए गए जटिल संबंधों की खोज करते हैं। सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित करना। सामाजिक आंदोलनों को सामाजिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संगठित सामूहिक प्रयासों के रूप में समझा जा सकता है। वे समाज के भीतर कथित अन्यायों, असमानताओं या शिकायतों की प्रतिक्रिया में उभरते हैं। ये आंदोलन मौजूदा सत्ता संरचनाओं, मानदंडों या नीतियों को चुनौती देने के लिए व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को संगठित करते हैं। उनके लक्ष्य विशिष्ट नीति सुधारों से लेकर सामाजिक मूल्यों और संस्थानों में व्यापक परिवर्तन तक हैं। सामाजिक आंदोलनों की विशिष्ट विशेषताएं। एक सामूहिक पहचान और एकजुटता। सामाजिक आंदोलनों को अक्सर प्रतिभागियों के बीच एक साझा सामूहिक पहचान की विशेषता होती है, जो एक सामान्य कारण या शिकायतों के समूह द्वारा एकजुट होती है।
यह सामूहिक पहचान एकजुटता को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों को एक साथ बांधती है और उनकी सामूहिक आवाज को बढ़ाती है। चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हो या वैश्विक स्तर पर नारीवादी आंदोलन, समय के साथ इन आंदोलनों को बनाए रखने में एकजुटता की मजबूत भावना महत्वपूर्ण रही है। 2. लामबंदी और संगठन। सफल सामाजिक आंदोलन प्रभावी लामबंदी रणनीतियों का प्रदर्शन करते हैं, समर्थन और दृश्यता हासिल करने के लिए विरोध प्रदर्शन, याचिका और सोशल मीडिया अभियान जैसी विभिन्न रणनीति का उपयोग करते हैं। वे अक्सर कार्यों के समन्वय और उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर के नेटवर्क, वकालत समूहों और करिश्माई नेताओं सहित संगठनात्मक संरचनाओं पर भरोसा करते हैं। 3. विचारधारा और निर्धारण। विचारधारा सामाजिक आंदोलनों के लक्ष्यों, रणनीतियों और आख्यानों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंदोलन अक्सर अपनी शिकायतों की व्याख्या करने और उन तरीकों से संवाद करने के लिए फ्रेमिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं जो व्यापक दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। चाहे अपने मुद्दे को न्याय, समानता या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के रूप में तैयार करना हो, मुद्दों का निर्धारण सार्वजनिक धारणाओं को प्रभावित करता है और समर्थन जुटाता है। 4. संसाधन जुटाना। सामाजिक आंदोलनों के निर्वाह और प्रभावशीलता के लिए वित्तीय, मानव और प्रतीकात्मक पूंजी सहित संसाधन आवश्यक है। आंदोलन विभिन्न चैनलों के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं, जिनमें जमीनी स्तर पर धन उगाहना, परोपकारी समर्थन और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियों या संगठनों के साथ गठबंधन शामिल हैं। संसाधनों का प्रभावी उपयोग चुनौतियों के सामने सामूहिक कार्रवाई और लचीलेपन के लिए एक आंदोलन की क्षमता को बढ़ा सकता है। 5. विवाद की रणनीति और प्रदर्शन। सामाजिक आंदोलन मौजूदा सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने और अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीति और विवाद के प्रदर्शनों का उपयोग करते हैं। इन युक्तियों में अहिंसक प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार, हड़ताल और सीधी कार्रवाई शामिल हो सकती है। रणनीति का चुनाव अक्सर शिकायत की प्रकृति, राजनीतिक संदर्भ और लक्षित दर्शकों जैसे कारकों पर निर्भर करता है। 6. समावेशिता और विविधता। सामाजिक आंदोलनों को अक्सर उनकी समावेशिता और विविधता की विशेषता होती है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि, पहचान और दृष्टिकोण से व्यक्तियों और समूहों को एक साथ लाते हैं। विविधता को अपनाने से आंदोलनों को समर्थन का आधार व्यापक होता है, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है और वैधता बढ़ती है। समावेशी आंदोलन समाज के भीतर व्याप्त असमानताओं और अन्यायों को दूर करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है। 7. अनुकूलनशीलता और लचीलापन। सफल सामाजिक आंदोलन बदलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में अनुकूलनशीलता और लचीलापन प्रदर्शित करते हैं। वे आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के जवाब में अपनी रणनीति और संगठनात्मक संरचनाएं विकसित करते हैं, जो आंदोलन प्रभावी ढंग से नई परिस्थितियों के अनुकूल ढल सकते हैं और लंबे समय तक गति बनाए रख सकते हैं। उनके अपने लक्ष्य हासिल करने की संभावना अधिक होती है। सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाजों के बीच संबंध। सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाजों के बीच संबंध गहराई से जुड़े हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे को महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित और आकार देता है। नागरिक समाज में गैर-राज्य अभिनेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक संगठन, वकालत समूह और जमीनी स्तर के आंदोलन शामिल हैं, जो सरकारी नियंत्रण से बाहर काम करते हैं। सामाजिक आंदोलन अक्सर नागरिक समाज के भीतर से उभरते हैं, परिवर्तन के लिए अपने संसाधनों, नेटवर्क और मूल्यों को जुटाते हैं। इसके विपरीत, सामाजिक आंदोलन नागरिकों को शामिल करके, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देकर और मजबूत शक्ति संरचनाओं को चुनौती देकर नागरिक समाज की जीवंतता और गतिशीलता में योगदान करते हैं।
सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाजों के बीच संबंधों को कई आयामों के माध्यम से समझा जा सकता है। एक, साझा मूल्य और मानदंड। सामाजिक आंदोलन और नागरिक समाज दोनों ही लोकतंत्र, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और नागरिक जुड़ाव जैसे साझा मूल्यों और मानदंडों में निहित है। सामाजिक आंदोलन अक्सर इन मूल्यों के कथित उल्लंघनों की प्रतिक्रिया के रूप में उभरते हैं, जबकि नागरिक समाज संगठन उन्हें बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाजों के बीच मूल्यों का संरेखण सहयोग और एकजुटता के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। 2. संसाधन जुटाना। नागरिक समाज संगठन सामाजिक आंदोलनों को संसाधन, बुनियादी ढांचा और समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक समूह और वकालत संगठन आंदोलनों को संगठित करने और बनाए रखने के लिए विशेषज्ञता, धन, साजोसामान, सहायता और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, सामाजिक आंदोलन सार्वजनिक समर्थन जुटाकर, स्वयंसेवकों को आकर्षित करके और व्यापक सामाजिक कारणों के लिए संसाधन जुटाकर नागरिक समाज को सशक्त बनाते हैं। 3. लोकतांत्रिक भागीदारी और जवाबदेही। सामाजिक आंदोलन और नागरिक समाज दोनों ही लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम हैं, जो नागरिकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, परिवर्तन की वकालत करने और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सामाजिक आंदोलन अक्सर लोकतांत्रिक सक्रियता की जमीनी स्तर की अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं, सत्ता असंतुलन को चुनौती देते हैं और सरकारों और संस्थानों से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हैं। नागरिक समाज संगठन नागरिक सहभागिता के लिए मंच प्रदान करके, वकालत अभियान आयोजित करके और लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देकर इन प्रयासों को पूरक बनाते हैं। 4. गठबंधन निर्माण और गठबंधन। सामूहिक आवाजों को बढ़ाने और साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग और गठबंधन निर्माण आवश्यक है। आंदोलन अक्सर अपनी शक्तियों, संसाधनों और नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, श्रमिक संघों, आस्था आधारित समूहों और अन्य नागरिक समाज अभिनेताओं के साथ गठबंधन बनाते हैं। ये गठबंधन आंदोलनों को अपना प्रभाव बढ़ाने, नए निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुंचने और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन जुटाने में सक्षम बनाते हैं। 5. नीति वकालत और सुधार। नागरिक समाज संगठन सामाजिक अन्याय को दूर करने और आम भलाई को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत सुधारों और विधायी परिवर्तनों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक आंदोलन अक्सर सार्वजनिक चर्चा को आकार देने, जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए नागरिक समाज के अभिनेताओं के साथ मिलकर काम करते हैं। नीति विशेषज्ञता और वकालत के साथ जमीनी स्तर की लामबंदी को जोड़कर सामाजिक आंदोलन और नागरिक समाज संगठन नीति निर्माताओं पर सार्थक सुधार लाने और मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए दबाव डालते हैं। निष्कर्षतः सामाजिक आंदोलन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए प्रयासरत व्यक्तियों और समुदायों की आकांक्षाओं, शिकायतों और सामूहिक एजेंसी का प्रतीक है। सामूहिक पहचान, लामबंदी, विचारधारा, संसाधन जुटाना, रणनीति, समावेशिता, अनुकूलनशीलता और लचीलापन सहित उनकी विशिष्ट विशेषताएं, उनकी गतिशीलता और प्रभावशीलता को आकार देती है। इसके अलावा सामाजिक आंदोलन नागरिक समाजों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए साझा मूल्यों, संसाधनों और नेटवर्क का उपयोग करते हैं। सामाजिक आंदोलनों और नागरिक समाजों के बीच संबंधों को साझा मूल्यों, संसाधन जुटाना, लोकतांत्रिक भागीदारी, गठबंधन निर्माण और नीति वकालत की विशेषता है। इन संबंधों को समझकर और उनका उपयोग करके सामाजिक आंदोलन और नागरिक समाज दोनों अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकते हैं
और अधिक न्यायसंगत और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। गैर सरकारी संगठन एनजीओ नागरिक समाज में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, खासकर जमीनी स्तर के विकास प्रयासों में। वे गैर लाभकारी संगठन हैं जो मानव पीड़ा को कम करने और वंचित समूहों के विकास में सहायता करने पर केंद्रित हैं। एनजीओ में विभिन्न स्थानीय और वैश्विक संस्थाएं शामिल हैं, जैसे सामुदायिक समूह, सहकारी समितियां, धार्मिक संगठन, संघ, पर्यावरण समूह, महिला संघ और एमनेस्टी इंटरनेशनल और ऑक्सफैम जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय। ये संगठन अपनी राहत, शिक्षा, वकालत, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन पहल के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी वृद्धि विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं और बाजार की विफलताओं से गरीबों के मोहभंग के कारण होती है। एनजीओ, जिन्हें तीसरा क्षेत्र भी कहा जाता है, को सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के विकल्प के रूप में देखा जाता है। गैर सरकारी संगठनों की विशेषता यह है कि वे संरचनाओं, स्वशासी संस्थाओं वाले संगठन होते हैं और समय या धन के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर होते हैं। वे राज्य से अलग हैं, लाभोन्मुख नहीं हैं और सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। हालांकि वे निजी संस्थाएं हैं, उनका ध्यान लाभ कमाने के बजाय सार्वजनिक सेवा पर है। वे अक्सर हाशिए पर मौजूद समुदायों तक पहुंचने और जहां सरकारी प्रयास कम पड़ जाते हैं, वहां आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के साथ सहयोग करते हैं। पॉल स्ट्रीटन 1998 ने देखा कि एनजीओ विकासशील देशों में कैसे काम करते हैं और कहा कि वे गरीब और दूरदराज के समुदायों की मदद करने के लिए अच्छे हैं। उसकी वजह यहाँ है। गैर सरकारी संगठन गरीब और दूरदराज के इलाकों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें संगठित कर सकते हैं। वे अपनी परियोजनाओं में लोगों को शामिल करते हैं और नीचे से शुरुआत करते हैं। वे सरकारी एजेंसियों की तुलना में अधिक रचनात्मक, अनुकूलनीय और नई चीजों को आजमाने के इच्छुक हैं। उनकी परियोजनाएं लागत प्रभावी हैं, दीर्घकालिक विकास का समर्थन करती हैं और समाज में लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन एनजीओ को कैसे काम करना चाहिए और वे वास्तव में कैसे काम करते हैं, इसके बीच एक बड़ा अंतर है। शोधकर्ताओं ने पाया है, गरीबों की मदद करने का दावा करने के बावजूद एनजीओ अक्सर अमीरों की शक्ति को मजबूत करते हैं। वे प्रशासन पर बहुत अधिक खर्च करते हैं और निर्णयों में हमेशा समुदाय को शामिल नहीं करते हैं। वे करिश्माई नेताओं और समर्पित कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं, इसलिए इन लोगों के चले जाने पर परियोजनाएं विफल हो सकती हैं। कई गैर सरकारी संगठनों के पास स्पष्ट लक्ष्यों का अभाव है और उन्हें लंबे समय तक चलते रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वे अत्यंत गरीबों के केवल एक छोटे से हिस्से तक ही पहुंचते हैं। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक जैसे सफल एनजीओ भी जरूरतमंद लोगों के एक छोटे से हिस्से तक ही पहुंच पाते हैं। गैर सरकारी संगठनों को सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और स्थानीय राजनेताओं के साथ जटिल संबंधों से गुजरना पड़ता है। उन्हें उन लोगों की संस्कृति को समझने और उनका सम्मान करने की भी जरूरत है जिनकी वे मदद कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एनजीओ जिन लोगों की सेवा करते हैं, उनके बजाय सरकारों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। चिंतन और क्रिया 30.3 गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख विशेषताओं और दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में उनके फायदे और नुकसान पर चर्चा करें। शीर्षक: वंचितों का प्रतिनिधित्व करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की खोज, फायदे और नुकसान। परिचय: गैर सरकारी संगठन एनजीओ विश्व स्तर पर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों और कल्याण की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के संदर्भ में, जहां सामाजिक-आर्थिक असमानताएं प्रचलित हैं, गैर सरकारी संगठन दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण अभिनेताओं के रूप में उभरे हैं।
इस प्रतिबिंब का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करना और दलितों की वकालत करने में उनके फायदे और नुकसान का गंभीर मूल्यांकन करना है। एनजीओ की विशेषताएं। गैर सरकारी संगठन, जिन्हें नागरिक समाज संगठन के रूप में भी जाना जाता है, सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करते हैं। एनजीओ की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। गैरलाभकारी अभिविन्यास। एनजीओ आम तौर पर गैरलाभकारी संस्थाएं हैं, जिसका अर्थ है कि उनका लक्ष्य शेयरधारकों के लिए वित्तीय लाभ उत्पन्न करना नहीं है। इसके बजाय वे अपने संसाधनों को अपने सामाजिक या मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लगाते हैं। जमीनी स्तर पर जुड़ाव। कई गैर सरकारी संगठन जमीनी स्तर पर समुदायों के साथ सीधे जुड़ते हैं। वे अक्सर हाशिए पर मौजूद समूहों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं और उनके अधिकारों की वकालत करते हैं। वकालत और पैरवी। एनजीओ स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए वकालत और पैरवी के प्रयासों में संलग्न हैं। वे अक्सर बेजुबानों की आवाज बनकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लाभ पहुंचाने वाले नीतिगत सुधारों की वकालत करते हैं। सेवा वितरण। कुछ गैर सरकारी संगठन प्रत्यक्ष सेवा वितरण में संलग्न हैं, जो वंचित आबादी को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका सहायता जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। अपनी पहल के माध्यम से वे प्रणालीगत परिवर्तन की वकालत करते हुए तत्काल जरूरतों को संबोधित करते हैं। सहयोग और साझेदारी। एनजीओ अक्सर संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सरकारों, अन्य एनजीओ, व्यवसायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करते हैं। ये साझेदारियां उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाने और जटिल सामाजिक मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम बनाती हैं। वंचितों का प्रतिनिधित्व करने में गैर सरकारी संगठनों के लाभ। एनजीओ अपने कई फायदों के कारण वंचितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वकालत और जागरूकता। गैर सरकारी संगठन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं और सार्वजनिक समर्थन जुटाते हैं। अभियानों, मीडिया आउटरीच और सामुदायिक लामबंदी प्रयासों के माध्यम से वे अन्याय पर प्रकाश डालते हैं और बदलाव की वकालत करते हैं। क्षमता निर्माण। गैर सरकारी संगठन शिक्षा, कौशल विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दलित समुदायों की क्षमता का निर्माण करके उन्हें सशक्त बनाते हैं। व्यक्तियों को ज्ञान और कौशल से लैस करके गैर सरकारी संगठन उन्हें अपने अधिकारों की अधिक प्रभावी ढंग से वकालत करने में सक्षम बनाते हैं। नीति प्रभाव। एनजीओ अनुसंधान करके, साक्ष्य आधारित रिपोर्ट तैयार करके और नीति वकालत में संलग्न होकर नीति निर्माण प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। वे नीति निर्माताओं को दलितों की जरूरतों और चिंताओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे समावेशी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। सेवा वितरण। गैर सरकारी संगठन हाशिए पर मौजूद समुदायों को सीधे आवश्यक सेवाएं प्रदान करके सरकारी सेवा वितरण में कमी को पूरा करते हैं। चाहे वह स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो या आजीविका सहायता हो, गैर सरकारी संगठन यह सुनिश्चित करते हैं कि वंचित आबादी को बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच मिले, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। लचीलापन और नवाचार। एनजीओ अक्सर सरकारी एजेंसियों की तुलना में अधिक लचीलेपन और चपलता के साथ काम करते हैं, जिससे उन्हें बदलती परिस्थितियों के लिए जल्दी से अनुकूलित करने और सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए नवीन दृष्टिकोण के साथ प्रयोग करने की अनुमति मिलती है। यह लचीलापन गैर सरकारी संगठनों को वंचितों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अपने हस्तक्षेप को तैयार करने में सक्षम बनाता है। जवाबदेही और पारदर्शिता। कई गैर सरकारी संगठन अपने संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देते हैं।
यह सुनिश्चित करते हुए कि संसाधनों का उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाता है। पारदर्शिता के प्रति यह प्रतिबद्धता दानदाताओं, लाभार्थियों और अन्य हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देती है, जिससे उनके काम की विश्वसनीयता बढ़ती है। वंचितों का प्रतिनिधित्व करने में गैर सरकारी संगठनों के नुकसान। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद गैर सरकारी संगठनों को दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में कुछ सीमाओं और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। निर्भरता। आवश्यक सेवाओं के लिए गैर सरकारी संगठनों पर अत्यधिक निर्भरता दलित समुदायों के बीच निर्भरता की भावना पैदा कर सकती है, जिससे उनकी एजेंसी और आत्मनिर्भरता कमजोर हो सकती है। कुछ मामलों में गैर सरकारी संगठन समुदायों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाने के बजाय सहायता प्रदान करके अनजाने में निर्भरता के चक्र को कायम रख सकते हैं। फंडिंग की बाधाएं। एनजीओ अक्सर अपने संचालन को बनाए रखने के लिए बाहरी फंडिंग स्रोतों जैसे अनुदान, दान और कॉरपोरेट प्रायोजन पर निर्भर रहते हैं। हालांकि फंडिंग सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर संसाधन बाधित वातावरण में काम करने वाले छोटे या जमीनी स्तर के संगठनों के लिए। फंडिंग की कमी एनजीओ के हस्तक्षेप के पैमाने और दायरे को सीमित कर सकती है, जिससे दलित आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचने की उनकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। जवाबदेही के मुद्दे। जबकि कई गैर सरकारी संगठन जवाबदेही और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हैं, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और निरीक्षण की कमी के उदाहरण विश्वास को खत्म कर सकते हैं और उनकी विश्वसनीयता को कमजोर कर सकते हैं। कमजोर शासन संरचनाएं और अपर्याप्त निगरानी तंत्र गैर सरकारी संगठनों के भीतर जवाबदेही के मुद्दों में योगदान कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता और प्रभाव से समझौता हो सकता है। विखंडन और दोहराव। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में समान मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रसार से प्रयासों का विखंडन और दोहराव हो सकता है। इस विखंडन के परिणामस्वरूप संसाधनों का अकुशल उपयोग, सेवा वितरण में ओवरलैप और लाभार्थियों के बीच भ्रम हो सकता है। इन चुनौतियों को कम करने और प्रभाव को अधिकतम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है। सीमित संस्थागत क्षमता। छोटे या जमीनी स्तर के एनजीओ के पास बड़े पैमाने के कार्यक्रमों या वकालत अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संस्थागत क्षमता, विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी हो सकती है। परियोजना प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन और धन उगाहने जैसे क्षेत्रों में सीमित क्षमता स्थायी परिणाम और प्रणालीगत परिवर्तन प्राप्त करने की उनकी क्षमता में बाधा बन सकती है। राजनीतिक हस्तक्षेप। एनजीओ को राजनीतिक दबाव, सेंसरशिप या सरकारों या अन्य शक्तिशाली अभिनेताओं से उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब संवेदनशील मुद्दों की वकालत करते हैं या यथास्थिति को चुनौती देते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप गैर सरकारी संगठनों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है, जिससे प्रतिशोध के डर के बिना दलितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता खतरे में पड़ सकती है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः एनजीओ वकालत, सेवा वितरण, क्षमता निर्माण और नीति प्रभाव के माध्यम से वंचितों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फंडिंग की कमी, जवाबदेही के मुद्दे और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे कुछ नुकसान का सामना करने के बावजूद एनजीओ सामाजिक अन्याय को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में परिवर्तन के महत्वपूर्ण एजेंट बने हुए हैं। अपनी शक्तियों का उपयोग करके और अपनी सीमाओं को संबोधित करके गैर सरकारी संगठन वंचितों को सशक्त बनाने और अधिक न्यायसंगत समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। गैर सरकारी संगठनों और सरकार के बीच संबंध। हाल के वर्षों में गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और सरकार के बीच संबंध काफी जटिल हो गए हैं। एक तरफ सरकार गैर सरकारी संगठनों की सक्रियता को तेजी से स्वीकार और समर्थन कर रही है। दूसरी ओर
गैर सरकारी संगठनों ने अपनी लचीली नौकरशाही और पारंपरिक मानसिकता के लिए सरकारी एजेंसियों की कड़ी आलोचना की है। सरकार गैर सरकारी संगठनों को अपने कानूनों के प्रति जवाबदेह बनाने और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है। इस बीच गैर सरकारी संगठन जमीनी स्तर पर राज्य निकायों के निष्पक्ष कामकाज के लक्ष्य के लिए सरकारी अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने पर जोर दे रहे हैं। इन विरोधाभासी स्थितियों के बावजूद सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग के उदाहरण सामने आए हैं। एनजीओ मुख्य रूप से कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और छोटे पैमाने पर काम करते हैं। स्थानीय विकास, रेगिस्तानी विकास, आदिवासी कल्याण और महिला सशक्तिकरण से संबंधित सरकारी नीतियों के लिए पर्याप्त स्थानीय इनपुट और संसाधनों की आवश्यकता होती है। स्थानीय गैर सरकारी संगठन अक्सर अपने अनुभव और विशेषज्ञता के कारण इन नीतियों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी संगठन सरकारी एजेंसियों की सहायता से नवीन परियोजनाएं विकसित करते हैं। अनुमान है कि भारत में 30,000 से अधिक गैर सरकारी संगठन हैं। प्रारंभ में भारत सरकार एनजीओ सक्रियता के प्रति उदासीन या यहां तक कि शत्रुतापूर्ण थी, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के दौरान यह बदल गया जब सरकार ने विकास प्रयासों में एनजीओ की भागीदारी को खुले तौर पर प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। हालांकि गैर सरकारी संगठनों और राज्य के बीच संबंधों में विरोधाभास रहा है। जबकि कई गैर सरकारी संगठन सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, वे सरकारी नीतियों की आलोचना भी करते हैं। इसके अलावा हालांकि उन्हें अक्सर राज्य से स्वतंत्र माना जाता है, एनजीओ सरकारी फंडिंग पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। एनजीओ नीतियां कभी-कभी राज्य की नीतियों से भी प्रभावित होती हैं। हाल के दशकों में गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता में तेजी से शामिल हो गए हैं। स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करते समय गैर सरकारी संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान और समर्थन प्राप्त किया है। कई गैर सरकारी संगठन नशीली दवाओं की लत, गरीबी, अशिक्षा, एचआईवी एड्स, बाल शोषण, महिलाओं के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, निरस्त्रीकरण और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे सामाजिक मुद्दों के खिलाफ वैश्विक अभियानों में भाग लेते हैं। गैर सरकारी संगठन जनता को शिक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सरकारी नीतियों को प्रभावित करने, वैश्विक नेटवर्किंग प्रयासों में योगदान देने के लिए भी काम करते हैं। हाल के वर्षों में गैर सरकारी संगठनों एनजीओ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने वाले संगठनों में। इस वृद्धि को बड़े पैमाने पर घाटे, वित्तीय परेशानियों और आर्थिक पुनर्गठन जैसे राज्य संकटों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जैसे जैसे सरकारें कॉरपोरेट बाजार मॉडल की ओर बढ़ रही हैं और सामाजिक क्षेत्रों से हट रही हैं, एनजीओ हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सेवाएं प्रदान करने में प्रमुख खिलाड़ी बन रहे हैं। विकासशील देशों में कई गैर सरकारी संगठन विदेशी स्रोतों से वित्त पोषण पर निर्भर हैं। हालांकि इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों में स्थानीय कानूनों की अवहेलना करने की प्रवृत्ति है। इससे शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और जनता के बीच उनकी जवाबदेही और व्यय प्रथाओं के संबंध में चिंताएं पैदा होती हैं। भारत जैसे देशों में गैर सरकारी संगठन हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अप्रभावी सरकारी पहलों से निराश ये समुदाय समर्थन के लिए गैर सरकारी संगठनों की ओर देखते हैं। हाशिए पर रहने वाले समूहों का सशक्तिकरण विकास संबंधी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन गया है, जिसमें नागरिक समाज की पहल केंद्र में है। हाशियाकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो कुछ समूहों को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से समाज के हाशिए पर धकेल देती है। आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के पास संसाधनों और अवसरों तक पहुंच नहीं होती है,
जिससे वे गरीबी और असुरक्षा में फंस जाते हैं। राजनीतिक रूप से उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाता है, जिससे प्रमुख समूहों पर उनकी निर्भरता बनी रहती है। सांस्कृतिक रूप से उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिससे सामाजिक अज्ञानता और कलंक का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर हाशिए पर रहने के परिणामस्वरूप आबादी का एक बड़ा हिस्सा समाज के बाहरी इलाके में घटिया परिस्थितियों में रहता है, बुनियादी जरूरतों और सुधार के अवसरों से वंचित रहता है। पदानुक्रम हाशियाकरण एक मानव निर्मित प्रक्रिया है जहां कुछ समूहों को दूसरों पर सत्ता की स्थिति में रखा जाता है, जिससे असमान संबंध बनते हैं। यह लिंग, भाषा, जातीयता आदि पर आधारित हो सकता है, जिसमें कुछ समूह प्रभुत्व रखते हैं और अन्य अधीनस्थ होते हैं। शक्तिशाली कुछ लोग समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, जबकि बहुसंख्यक निचले स्तर पर शक्तिहीन रह जाते हैं। वैधता और पुनरुत्पादन हाशियाकरण समाज की संस्कृति और मानदंडों में गहराई से निहित है। जाति, जातीयता, लिंग और धर्म जैसे कारकों पर आधारित संस्थाएं और विचारधाराएं इस हाशिए पर जाने को उचित ठहराती है। समय के साथ इस व्यवस्था को बनाए रखने में समाजीकरण, शिक्षा और राजनीति भी भूमिका निभाते हैं। परिणामस्वरूप निचली जातियों, जनजातियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो उनका हाशिए पर जाना स्वाभाविक है। विकास और हाशिए पर जाना मौजूदा सामाजिक संरचनाओं के भीतर विकास रणनीतियों ने कुछ समूहों के हाशिए पर जाने को नहीं रोका है। इसके बजाय उन्होंने अक्सर इसे सुदृढ़ किया है। मानव विकास रिपोर्ट 1990 में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे विकास अक्सर हाशिए पर रहने वाले समूहों को आवाज या अवसरों के बिना छोड़ देता है। कई समाजों में हाशिए पर रहने वाले लोग, जैसे ग्रामीण गरीब, शहरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, शारीरिक मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएं, सामाजिक-आर्थिक अवसरों की कमी और समाज, संस्कृति और राजनीति से बहिष्कार से पीड़ित है। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि सत्ता को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों के पास बहुत अधिक शक्ति होती है, जबकि अधिकांश लोगों के पास बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। कुछ शक्तिशाली लोग समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, जबकि बहुसंख्यकों को इस बारे में बहुत कम जानकारी होती है कि उनका जीवन कैसे चलता है। अतीत में विकास के प्रयास मुख्य रूप से मौजूदा सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से काम करते थे, इसलिए हाशिए पर रहने वाले लोगों को छोड़ दिया जाता था। इन प्रयासों ने मौजूदा शक्ति संरचना को मजबूत किया, जिससे हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए अपनी स्थिति में सुधार करना कठिन हो गया। उनकी मदद करने के सरकारी प्रयासों के बावजूद समय के साथ हाशिए पर रहना जारी रहा है। अब यह धारणा बढ़ती जा रही है कि हाशिए पर रहने वाले लोगों को विकास में अधिक शामिल किया जाना चाहिए। पारंपरिक सरकारी दृष्टिकोण उन्हें विकास प्रक्रियाओं में एकीकृत करने में सफल नहीं हुए हैं। इसलिए हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाने पर एक नया ध्यान केंद्रित किया गया है। सशक्तिकरण राजनीति के बारे में है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा। शक्ति की वैधता सशक्तिकरण का संबंध इस बात से है कि नियंत्रण किसके पास है और क्या इसे उचित माना जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से शक्ति का अर्थ दूसरों पर नियंत्रण रखना है। जब इस नियंत्रण को निष्पक्ष देखा जाता है तो यह अधिकार बन जाता है। सशक्तिकरण में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्राधिकार का उचित वितरण हो। यह सवाल करता है कि क्यों कुछ लोगों के पास शक्ति है और दूसरों के पास नहीं है, और यह देखता है कि समाज में शक्ति कैसे काम करती है। इसी प्रकार शक्तिहीनता को समाज में सामान्य बात के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए सशक्तिकरण का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि बिजली उचित रूप से वितरित की जाए
और सभी द्वारा स्वीकार की जाए। जब हम अधिकार के बारे में बात करते हैं, जो मूल रूप से शक्ति है जिसे सही माना जाता है, जेम्स हेरिक 1995 कहते हैं कि इसका उपयोग कुछ तरीकों से किया जाता है। आपकी आधिकारिक स्थिति और आप दूसरों से कैसे संबंधित हैं, इसके आधार पर नियंत्रण करना। बी, विशेषज्ञ ज्ञान का उपयोग करना, जहां कोई व्यक्ति जो विशेषज्ञ है वह नियमित लोगों के लिए चीजों को परिभाषित कर सकता है या उन लोगों से जानकारी रख सकता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। और ग, पारस्परिक कौशल का उपयोग करना, जहां शक्ति इस बात से आती है कि आप दूसरों के साथ कितनी अच्छी तरह काम कर सकते हैं। लेकिन समाज में सभी के पास समान अधिकार नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पास उन संसाधनों तक अधिक पहुंच है जो उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आम तौर पर जिनके पास शक्ति होती है वे धन, ज्ञान और विचारों जैसी चीजों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए जब कोई खुद पर और इन संसाधनों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है तो इसे सशक्तिकरण कहा जाता है। बाटलीवाला 1993। यह प्रक्रिया ऐसे संदर्भ में होती है जहां निष्पक्षता, पदानुक्रम और नियमों की कमी है कि क्या ठीक माना जाए और क्या ठीक नहीं। सशक्तिकरण सभी को इन संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान करके चीजों को और अधिक निष्पक्ष बनाने का प्रयास करता है। पावर डायनेमिक्स को समझना। जब हम सशक्तिकरण में शक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमें शक्ति संबंधों के बारे में सोचने की जरूरत है। सबसे पहले, शक्ति होने का मतलब यह नहीं है कि आप इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, शक्ति का उपयोग करने में वास्तविक जीवन की स्थितियों से निपटना शामिल है जो प्रभावित करती है कि शक्ति कैसे दी जाती है, जैसे अवसरों का अधिकतम लाभ उठाना या चीजों को कैसे स्थापित किया जाता है, इसे बदलना। तीसरा, सत्ता संबंध निष्पक्ष भी हो सकते हैं और निष्पक्ष भी नहीं। उचित तब होता है जब सत्ता समान रूप से साझा की जाती है और लेनदेन पर आधारित होती है। अनुचित तब होता है जब कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में बहुत अधिक शक्ति होती है और यह नियंत्रण के बारे में है। हमारा मानना है कि इन अनुचित शक्ति संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण है। हेरिक 1995 में हेलर का संदर्भ दिया गया है। परिवर्तन और परिवर्तन का सिद्धांत। सशक्तिकरण की प्रक्रिया अधीनता की शक्ति संरचनाओं को चुनौती देती है। सशक्तिकरण का अर्थ है सत्ता के काम करने के तरीके को बदलना। इसमें परिवारों और समाजों के भीतर अधिक निष्पक्षता से शक्ति साझा करना शामिल है। इसका मतलब यह भी सुनिश्चित करना है कि कुछ समूहों की शक्ति को कम करके सभी को समान अवसर मिले। शर्मा के अनुसार यह उन लोगों की मदद करने पर केंद्रित है जो वंचित हैं। मौजूदा सत्ता संरचनाओं को बदलना और सत्ता साझा करना स्वचालित रूप से नहीं होता है। इसमें निर्णय लेने में लोगों को शामिल करने, नया ज्ञान पैदा करने, जागरूकता बढ़ाने और नई पहचान बनाने की आवश्यकता है। सशक्तिकरण का लक्ष्य समाज को व्यवस्थित करने के तरीके में बड़ा बदलाव लाना है। यह केवल सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, बल्कि इसका उपयोग लोगों को दूसरों द्वारा नियंत्रित होने से मुक्त करने के तरीके के रूप में करना है। फ्रेयर के लिए इस मुक्ति में जीवन की वास्तविकताओं को गहराई से समझना और उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ना शामिल है। भारत जैसे देशों में विकास स्थिरता के साथ विकास पर केंद्रित होता था। इसका मतलब उद्योग, कृषि, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और संचार में निवेश करना था। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक असमानता, लैंगिक भेदभाव और गरीबी बढ़ी, 1970 के दशक में भारत ने अपना ध्यान न्याय के साथ विकास पर केंद्रित कर दिया। इस नए दृष्टिकोण का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समूहों को सरकार से आर्थिक और सामाजिक सहायता प्रदान करके शामिल करना है। 80 के दशक के मध्य में भारत ने विकास के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया, इसे लोगों को सशक्त बनाने के विचार से जोड़ा। इस नए फोकस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर किसी को कानूनों,
कानूनी प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से सत्ता में हिस्सेदारी देकर उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी की जाएं। पहले के विपरीत, जहां गरीब लोगों को केवल सहायता प्राप्त करने वाले के रूप में देखा जाता था, अब उन्हें विकास में सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जाता है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक मानव विकास शब्द इस बात पर जोर देने के लिए गढ़ा गया कि विकास का केंद्र बिंदु लोग हैं। यह बदलाव वैश्वीकरण और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि में हुआ, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं पर सरकारी खर्च को कम करना और निजीकरण को बढ़ावा देना था। राज्य की भूमिका सीधे विकास प्रदान करने से बदलकर आर्थिक और सामाजिक विकास में भागीदार, उत्प्रेरक और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने की हो गई। 1995 के विश्व विकास शिखर सम्मेलन ने पहल के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने और उनकी क्षमताओं को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। इसने अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने में लोगों, विशेषकर महिलाओं की पूर्ण भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य को संविधान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप एक स्थिर कानूनी ढांचा बनाना चाहिए। इस ढांचे को नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और सामुदायिक संसाधनों और गतिविधियों के विकास का समर्थन करना चाहिए। 1997 की विश्व विकास रिपोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति में राज्य के महत्व पर जोर दिया, लेकिन एक अलग तरीके से। इसमें कहा गया कि राज्य विकास के लिए आवश्यक है, न केवल विकास के लिए, बल्कि एक भागीदार, उत्प्रेरक और सुविधा प्रदाता के रूप में भी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे दुनिया बदलती है, वैसे वैसे हमारे विचार भी बदलते हैं कि राज्य को विकास में कैसे शामिल किया जाना चाहिए। कमांड और नियंत्रण अर्थव्यवस्थाओं के पतन, कल्याणकारी राज्यों में वित्तीय परेशानियां, मानवीय संकट में वृद्धि, हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच शासन में विश्वास की कमी, व्यापक भ्रष्टाचार, बढ़ती गरीबी और तकनीकी प्रगति जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं के साथ लोग अधिक असंतुष्ट हो रहे हैं। जमीनी स्तर के आंदोलन और नागरिक समाज ताकत हासिल कर रहे हैं। जवाब में इन मुद्दों के समाधान के लिए राज्य की भूमिका को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। विश्व बैंक एक नया दृष्टिकोण सुझाता है। इसमें राज्य को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से कार्यों का चयन करना शामिल है, साथ ही सार्वजनिक सामान प्रदान करने में नागरिकों और समुदायों को भी शामिल करना शामिल है। मानव कल्याण में सुधार के लिए राज्य को सामूहिक कार्यों को कुशलतापूर्वक करने या बढ़ावा देने की अपनी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से 3 महत्वपूर्ण आयाम सामने आते हैं। हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए सशक्तिकरण पहल को कानून का पालन करना चाहिए। राज्य आवश्यकतानुसार चुनिंदा लोगों की पहल का समर्थन करेगा। गैर सरकारी संगठन हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने में, राज्य के बोझ से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चिंतन और क्रिया 30.4 हमारे समाज में हाशिए पर मौजूद लोगों को सशक्त बनाने में नागरिक समाज की भूमिका का परीक्षण करें। शीर्षक: हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाना, नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका। परिचय: समकालीन समाजों में सशक्तिकरण की अवधारणा ने विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के संबंध में महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है। सशक्तिकरण केवल संसाधन या अवसर प्रदान करने के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तियों और समुदायों के बीच एजेंसी और स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देने के बारे में भी है। इस संदर्भ में नागरिक समाज हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने, सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने और समावेशिता और समानता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस निबंध का उद्देश्य हमारे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने, इसके तंत्र, चुनौतियों और परिवर्तनकारी प्रभाव की संभावनाओं की खोज करने में नागरिक समाज की बहुमुखी भूमिका पर प्रकाश डालना है।
नागरिक समाज को समझना। हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने में नागरिक समाज की भूमिका पर चर्चा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि नागरिक समाज का गठन क्या होता है। नागरिक समाज में गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन, सामुदायिक समूह, जमीनी स्तर के आंदोलन और स्वैच्छिक संघ शामिल हैं, जो सरकार और बाजार से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ये संस्थाएं साझा मूल्यों, सामान्य हितों और सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से संचालित होती हैं। हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने में नागरिक समाज की भूमिका। वकालत और जागरूकता। नागरिक समाज संगठन सीएसओ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वकालत अभियानों, सार्वजनिक शिक्षा पहलों और मीडिया सहभागिता के माध्यम से वे प्रणालीगत अन्याय, भेदभाव और समानता में बाधाओं को उजागर करते हैं। हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज को बढ़ाकर और उनके अनुभवों पर प्रकाश डालकर नागरिक समाज समाज के भीतर सहानुभूति और एकजुटता को बढ़ावा देता है, परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए समर्थन जुटाता है। क्षमता निर्माण। सशक्तिकरण के लिए तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों और समुदायों को अपने अधिकारों का दावा करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सार्थक रूप से भाग लेने की क्षमता बनाने की आवश्यकता है। नागरिक समाज संगठन अक्सर हाशिए पर रहने वाले समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण, कौशल निर्माण कार्यशालाएं और शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करते हैं। उन्हें स्वयं की वकालत करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपकरण और ज्ञान से लैस करते हैं। नीति वकालत और सुधार। नागरिक समाज हाशिए पर रहने वाले समुदायों और नीति निर्माताओं के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, जो उन नीतियों और विधायी सुधारों की वकालत करता है जो हाशिए पर मौजूद लोगों के अधिकारों और हितों को आगे बढ़ाते हैं। अनुसंधान, नीति विश्लेषण और पैरवी प्रयासों के माध्यम से सीएसओ प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने, भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने और सामाजिक समावेशन और न्याय को बढ़ावा देने वाले कानून बनाने के लिए सरकारों और संस्थानों पर दबाव डालते हैं। सामुदायिक गतिशीलता और भागीदारी। नागरिक समाज की एक ताकत समुदायों को एकजुट करने और सामूहिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने की क्षमता में निहित है। अपनेपन और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देकर सीएसओ हाशिए पर रहने वाले समूहों को संगठित होने, संसाधन जुटाने और सामूहिक रूप से अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए सशक्त बनाते हैं। समुदाय आधारित पहल जैसे स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां और जमीनी स्तर के आंदोलन हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों को अपने संसाधनों को एकत्रित करने, अनुभव साझा करने और साझा चुनौतियों पर काबू पाने में एक दूसरे का समर्थन करने में सक्षम बनाते हैं। सेवाएं और सहायता प्रदान करना। कई मामलों में नागरिक समाज संगठन अपर्याप्त सरकारी सेवाओं और सहायता प्रणालियों द्वारा छोड़े गए अंतराल को भरते हैं, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों में। चाहे वह स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कानूनी सहायता या आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना हो, सीएसओ हाशिए पर मौजूद लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने और उन्हें अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सेवाएं अक्सर उन समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप बनाई जाती हैं जिनकी वे सेवा करते हैं, प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हैं। चुनौतियां और सीमाएं। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद नागरिक समाज संगठनों को हाशिए पर मौजूद लोगों को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में शामिल हैं संसाधन की कमी। कई सीएसओ सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ काम करते हैं, जिससे उनके कार्यक्रमों और पहलों को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक प्रतिरोध। नागरिक समाज को अक्सर सरकारों,
शक्तिशाली हित समूहों और सत्ता की मजबूत प्रणालियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो जमीनी स्तर की सक्रियता और वकालत को अपने अधिकार और हितों के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। नागरिक समाज के भीतर हाशिए पर जाना। नागरिक समाज के भीतर ही कुछ समूहों को लिंग, जाति, जातीयता या वर्ग जैसे कारकों के आधार पर हाशिए पर जाने का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सभी हाशिए के समुदायों के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। विखंडन और प्रतिस्पर्धा। नागरिक समाज संगठनों के प्रसार से संसाधनों के लिए विखंडन और प्रतिस्पर्धा हो सकती है, जिससे सहयोग और सामूहिक कार्रवाई कमजोर हो सकती है। सहचयन और साधनीकरण। सरकारों या निगमों जैसे बाहरी तत्वों द्वारा नागरिक समाज के सहचयन और साधनीकरण का जोखिम है, जो उनकी स्वायत्तता और अखंडता से समझौता कर सकता है। इन चुनौतियों के बावजूद नागरिक समाज न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। निष्कर्ष। नागरिक समाज सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की तलाश में, विशेषकर हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए, एक केंद्रीय स्थान रखता है। वकालत, क्षमता निर्माण, नीति सुधार, सामुदायिक गतिशीलता और सेवा प्रावधान के माध्यम से नागरिक समाज संगठन हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने, उनकी आवाज को बढ़ाने और प्रणालीगत असमानताओं को चुनौती देने में बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी नागरिक समाज अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज के संघर्ष में आशा, लचीलेपन और एकजुटता का प्रतीक बना हुआ है। कई विकासशील देशों में सरकारों के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों को विकास में महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है। अहमदाबाद में सेवा और नई दिल्ली में बांकुरा परियोजना जैसे कुछ गैर सरकारी संगठनों ने नवीन दृष्टिकोणों के माध्यम से सामाजिक विकास और हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि ये उदाहरण भारत के सभी गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कई गैर सरकारी संगठन सरकारी संरचनाओं की नकल करते हैं और अपने पदानुक्रमित, नौकरशाही स्वभाव और पारंपरिक दृष्टिकोण के कारण परिवर्तन में बाधा डालते हैं। परिवर्तन एजेंटों की संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय वे अक्सर मौजूदा शक्ति, गतिशीलता और रूढ़िवादिता को कायम रखते हैं, जिससे लाभार्थियों को सहायता के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता में बदल दिया जाता है। सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती देने के इरादे से शुरुआत करने के बावजूद कई एनजीओ सरकारी फंडिंग पर निर्भर हो गए हैं, जिससे यथास्थिति मजबूत हो गई है। आशीष कुमार जैसे कुछ कार्यकर्ता उन बाधाओं पर निराशा व्यक्त करते हैं जिनके तहत एनजीओ काम करते हैं। उन्हें सरकार के साथ बातचीत करने, स्थानीय हितों को समायोजित करने और दीर्घकालिक परिवर्तन पर तत्काल जरूरतों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। सरकारी पहलों की आलोचना के बावजूद गैर सरकारी संगठन अभी भी राज्य की नीतियों से प्रभावित हैं, जिससे विकल्प बनाने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है। कई एनजीओ अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं, जिसके कारण कुछ लोग राज्य या लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाते हैं। जबकि एनजीओ सक्रियता की सीमाएं हैं, नागरिक समाजों ने ऐतिहासिक रूप से जमीनी स्तर के आंदोलनों को संगठित किया है, शक्ति असंतुलन को चुनौती दी है और हाशिए पर रहने वाले समूहों की वकालत की है। सतत परिवर्तन के लिए जमीनी स्तर की असमानताओं को दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई, वैकल्पिक नीतियों और राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। निष्कर्षतः, नागरिक समाज हाशिए पर मौजूद समूहों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि कुछ गैर सरकारी संगठन सकारात्मक योगदान देते हैं। उनकी प्रभावशीलता आलोचनात्मक परीक्षण और रचनात्मक सहभागिता पर निर्भर करती है। समावेशी विकास के लिए नागरिक समाज, सरकार और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच साझेदारी आवश्यक है।